बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ेड लीगल। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो कि अभी तक प्रेसिडेंट ने उसे असेंट नहीं दिए, उसको डिस्कस करेंगे। जब से ये बिल दोनों हाउसेस से पास हुआ है, सोशल मीडिया में इस बिल के हवाले से बहुत सी डिस्कशन हुई और कुछ लोग इसे अटैक ऑन जुडिशरी भी कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। ये बिल मेनली 3 चीज़ों को रेगुलेट करेगी। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। अभी अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हुए हैं 1980 के, उसके मुताबिक, उसके ऑर्डर 11 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बेंचेस बनाता है और डिफरेंट केसेस में ये हेल्ड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। अब रोस्टर क्या है? रोस्टर ऑफ सिटिंग, कौन से जजेस साथ बैठ के किसी केस को सुनेंगे, इसे हम रोस्टर ऑफ सिटिंग कहते हैं। दूसरा, सो मोटो जुरिस्डिक्शन किस तरीके से इस्तेमाल होगी, और तीसरा, राइट टू अपील। मेनली इन तीनों को इस बिल के ज़रिए रेगुलेट किया गया है। सबसे पहले जो एक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 191 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। लेकिन अगर 191 आर्टिकल को हम देखें तो 191 आर्टिकल जो है वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स के ये जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो भी किसके पाबंद होंगे? आइन के, और कोई लॉ अगर मौजूद है, इट मीन्स के कोई लॉ बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर के हवाले से। अब ये बिल तो बन गया है और बिल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास भी हो चुका है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ने उसे असेंट नहीं दी। और अब हम इस बिल को देखते हैं कि बिल क्या है। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है जी? मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या है। इसमें 3 चीज़ हैं मेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, दूसरा सो मोटो जुरिस्डिक्शन किस तरह इस्तेमाल होगी, तीसरा राइट टू अपील, जो कि अभी हमारे पास प्रैक्टिस ये है कि आर्टिकल 184(3) के मुताबिक अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी रेमेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू है, रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अपील वगैरह लाई नहीं करती। इस एक्ट में अपील का राइट भी दिया गया है। हमारे आइन के आर्टिकल 10A जो कि राइट टू फेयर ट्रायल है, उसके मुताबिक कोई भी जो पार्टी है वो अपने चॉइस का वकील मुकर्रर कर सकता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में देखें तो वो जब रिव्यू जुरिस्डिक्शन होती है तो वहाँ पे वकील तब्दील करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इस एक्ट में ये कहा गया है कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में भी पार्टीज़ जो है वो अपने वकील तब्दील कर सकते हैं। अब सबसे पहले सेक्शन 2 हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है। अब सेक्शन 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। अभी मैंने आपको बताया कि बेंचेस किस तरीके से बनते हैं कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर एंड चीफ जस्टिस जिस तरह चाहें वो बेंचेस बना देते हैं। अब चीफ जस्टिस के ये भी पावर्स हैं कि वो अगर कोई केस उसके पास आ जाता है वो उसके बाद ये डिसाइड कर देते हैं कि किस बेंच को ये केस भेजना है। उसके अलावा वो ये भी डिसाइड करते हैं कि सो मोटो लेना है या नहीं लेना, वो ले लेते हैं और उसके बाद वो जो है बेंचेस भी कुछ डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर ये बिल को प्रेसिडेंट जो है वो असेंट दे देते हैं और ये कानून में तब्दील हो जाता है तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं, बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पावर चल के कमेटी के पास चली जाएगी। अब कमेटी के पास, कमेटी में कौन होगा जी? कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि मेजॉरिटी के साथ डिसाइड करेगी कि कौन से बेंचेस बनने हैं। करंटली अगर हम पोजीशन देखें तो इस कमेटी में ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदयाल साहब होंगे। दूसरे मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, वो होंगे। थर्डली मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होंगे। ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेगी। अब इसके बाद हमारे पास सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, 2021 में गालबन एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला दिया था कि
चीफ जस्टिस सोल अथॉरिटी है कि वो चीफ जो है वो सो मोटो लें, उसके अलावा कोई भी सो मोटो नहीं ले सकता। अगर किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए तो वो नोट भेजेगा चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस की ये डिस्क्रिशन है कि वो चीफ जस्टिस जो हैं वो सो मोटो लेते हैं या नहीं लेते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि सो मोटो जो है वो भी पहले कमेटी जो कि सेक्शन 2 के तहत कंस्टिट्यूट हुई है, मैंने आपको बता दिया है कमेटी में कौन कौन है, वो ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस मामले में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन है वगैरह तो हमें सो मोटो लेना चाहिए, तो वो एक बेंच तश्कील देंगे, सो मोटो लेके एक बेंच तश्कील देंगे जो कि एटलीस्ट 3 मेंबर बेंच होगा, उसको ये केस भेज दिया जाएगा। अब 3 मेंबर जो बेंच होगा उसमें ये कमेटी के मेंबरान भी मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस बिल में सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें आइन की तशरीह की ज़रूरत है तो आइन की तशरीह कम से कम 5 मेंबर लार्जर बेंच करेगा। इससे कम का बेंच 2 मेंबर 3 मेंबर बेंच ये डिसाइड नहीं कर सकता। आइन की तशरीह के लिए कम से कम 5 मेंबर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? कमेटी। उसके बाद एक तमाम इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 अपील। अपील ये है कि अगर किसी के खिलाफ ऑर्डर आ जाता है 184(3) के तहत, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास अभी जो है कोई रेमेडी नहीं है सवाए रिव्यू के। मैंने आपको बताया इस बिल के पास होने के बाद उसके पास रेमेडी आ जाएगी और वो अपील दाखिल कर सकेगा। अपील सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में होगी। अपील के लिए जो लिमिटेशन रखा गया है वो 30 डेज़ का रखा गया है। अपील जो है वो 14 डेज़ के अंदर अंदर फिक्स की जाएगी हियरिंग के लिए। इस सेक्शन को सब सेक्शन 2 के ज़रिए रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पास्ट में जो 184(3) की तहत ऑर्डर्स हो चुके हैं वो जो पार्टीज़ हैं वो भी अपील दाखिल कर सकेंगी विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब अगर हम पॉलिटिकली इसको देखें तो जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं जिसके तहत वो नाहिल हो चुके हैं, वो भी 184(3) के तहत नाहिल हुए हैं, तो वो भी अपील दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस। मैंने आपको बताया है कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में काउंसिल जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता करंटली, लेकिन ये जो सेक्शन है वो कहता है कि 188 के तहत अगर कोई रिव्यू एप्लीकेशन वगैरह है तो उसके लिए पार्टीज़ जो हैं वो फ्री होंगी कोई भी अपना वकील करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 7 है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर। जो अर्जेंसी की एप्लीकेशंस दी जाती हैं वो इस एक्ट के तहत अब 14 डेज़ के अंदर अंदर फिक्स की जाएगी हियरिंग के लिए। अब सेक्शन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज ETC। इस सेक्शन के मुताबिक ये एक्ट जो है वो कोई भी कानून, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कि इस एक्ट के हवाले से हैं, इस एक्ट में जो भी मैटर्स डिस्कस किए गए हैं उसके हवाले से हैं, तो ये एक्ट उन लॉज, उन रूल्स, उन रेगुलेशंस, उन जजमेंट्स को ओवरराइड करेगी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। क्या आपको अभी तक लगता है कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी पे हमला है और ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर आपको ऐसा लगता है या अगर आपकी कोई राय है इस एक्ट के हवाले से तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।